हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेतु पॉलिटिकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में बताऊंगी कि ये क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं और इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। उसके पहले देखिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिया होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। देखिए, रिसर्च प्रपोज़ल ये एक थीसिस का बिल्कुल स्मॉल पार्ट है, यानी कि आपका एक प्लान है कि आप किस तरह से अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करेंगे, आप क्या टॉपिक रखेंगे, क्या आपके अंदर उस टॉपिक को लेकर के चल रहा है कि आपकी आगे की उसकी प्लानिंग क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव साफ रखना चाहते हैं, क्या हाइपोथेसिस लिखना चाहते हैं, क्या आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ रखा है। ये सारा कुछ आप रिसर्च प्रपोजल में लिखते हैं। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, अगर आप पीजी के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना मस्ट होता है, या आपने नेट जेआरएफ कर लिया है और आगे आपको पीएचडी करना है तो रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना कंपलसरी है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे पीएचडी कोर्स में, सबसे पहले आपसे रिसर्च प्रपोजल ज़रूर मांगा जाएगा इंटरव्यू के टाइम में। देखिए, रिसर्च प्रपोजल लिखने के तरीके यूट्यूब पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने बताया है, क्योंकि जब मुझे बनाना था मैंने भी यूट्यूब पर ही देखा था कि किस तरह से बनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई एक भी वीडियो नहीं मिला जिसमें कि वो उन्होंने एकदम ठीक से प्रेजेंट कर दिया हो कि हाँ ऐसे रिसर्च प्रपोजल बनता है। तमाम बातें होंगी वीडियो में, आधे घंटे एक घंटे में पता नहीं कितनी सारी बातें होंगी। सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि किस तरह से प्रपोजल हमें कितने शब्दों में, कितने पेजेस में लिख सकते हैं हम, या कौन सी हेडिंग्स टाइटल हम डालेंगे। ये सारी बातें नहीं, फालतू की बातें उन वीडियोस में मुझे मिली थी। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं, जब मेरा पीएचडी में हो जाएगा एडमिशन, जब मुझे लगेगा कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसके बाद मैं एक रिसर्च प्रपोजल पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। प्रपोजल पर वीडियो, इंटरव्यूज़ पर वीडियो और वैकेंसीज़ पर वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। देखिए, रिसर्च प्रपोजल का जो पेज का आप ले लीजिए तो वो यूनिवर्सिटी वैरी करता है। कई यूनिवर्सिटीज़ लिख देती हैं पहले से ही अपने प्रोस्पेक्टस में कि हमें 5 पेज का, 3 पेज का, 12 पेज का प्रपोजल चाहिए, वर्ड्स में 2000 वर्ड में चाहिए या फिर 1000 वर्ड में या 500 वर्ड्स में। तो वो आपको यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस से क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने वर्ड्स में रिसर्च प्रपोजल लिखना है। आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रपोजल जब आप सबमिट करते हैं तो वहाँ पर हेडिंग्स भी वो अपनी दिए रहते हैं कि इन हेडिंग्स में आपको प्रपोजल सबमिट करना है। तो कई यूनिवर्सिटी अपनी हेडिंग्स भी क्लियर कर देती हैं, जैसे कि बीएचयू भी क्लियर कर देता है कि हाँ ऐसे आपको ये हेडिंग्स के अंदर प्रपोजल सबमिट करना है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ रिसर्च प्रपोजल लिखा है और वो आपको सबमिट करना है, वो आपको इंटरव्यू के वक्त लेके जाना है, उसके लिए देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसमें फ्रंट पेज आप ऐसे बनाएंगे। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, ये आपका टॉपिक है। फिर नीचे देखिए लिखा है कि रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड टू द INGTU अमरकंटक फॉर टेकिंग एडमिशन टू पीएचडी। यहाँ पर आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होंगे वहाँ उसका नाम लिख दीजिएगा, और ये आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा कि आपका नाम क्या है, जिससे कि यूनिवर्सिटी को क्लियर हो जाए कि किसने प्रपोजल सबमिट किया है। और ये कोई यूनिवर्सिटी का लोगो है तो उसे भी आप ज़रूर लगा दीजिए। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छा आपका प्रपोजल दिखेगा और वो ईजिली एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और यूनिवर्सिटी कौन सी है ये लिखना है। यानी कि फर्स्ट पेज आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है। आप देख लीजिए, ये फ्रंट पेज है आपका। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहली हेडिंग अगर आप देखेंगे प्रपोजल में कौन सी होती है तो वो होता है इंट्रोडक्शन। यानी कि जो टॉपिक आपने लिया है, टॉपिक आप क्या लेंगे, ये इंटरेस्ट के ऊपर है आपके कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। कोई पर्टिकुलर आपका एरिया है जहाँ पर किसी टॉपिक को आप ले करके आना चाहते हैं कि हाँ इस पर रिसर्च कम हुई है, मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो आप उस टॉपिक को ले सकते हैं और अगर वो टॉपिक अच्छा होगा तो वो ईजिली एक्सेप्ट हो जाएगा। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर से आप जो टॉपिक आपको लगता है कि जिससे कि आप सोसाइटी को कुछ दे पाएँ अपने रिसर्च से, उस टॉपिक को आप चूज़ करिए। टॉपिक चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन देखिए टॉपिक आप खुद के मन से ही चूज़ करिएगा और प्रपोजल भी खुद ही लिखिएगा। बहुत सी साइट्स हैं ऑनलाइन जो देती हैं कि 500 1000 में हम आपको प्रपोजल बना के दे देंगे।
वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। खुद से प्रपोजल बनाइए ताकि आपने जो चीज़ें उसमें लिखी हैं उसको आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर पाएँ कि ये जो मैंने लिखा है ये क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब होता है और मैं किस तरह से इस रिसर्च को आगे करूँगा। तो वो आपका प्लान है, इसलिए खुद से ही लिखने की कोशिश करिएगा। आप देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि इस टॉपिक का जनरल इंट्रोडक्शन, वो आप जिस साइट से चाहेंगे उस साइट से भी लिख सकते हैं या अपनी वर्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन आपको डालना रहेगा उस टॉपिक के बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट पेज आपका जो होगा वो हेडिंग होगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, यानी जो आप रिसर्च जिस टॉपिक पर कर रहे हैं उस पर प्रीवियस में जो रिसर्चेस हो चुकी हैं, कोई जर्नल लिखा गया है, कोई आर्टिकल है उस टॉपिक पर, उसको आप पढ़िए और फिर उनको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मेंशन करिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा, इसमें ये चीज़ें हैं। पूरा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा 4 लाइन उसकी लिख दीजिए, बाकी पढ़ना आपको पूरा है। उस जो आपका जर्नल या आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िएगा पूरा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा रहेगा कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है इस टॉपिक का, आपको क्या मिला है उससे, आपको क्या लगता है कि उसमें क्या कमी रह गई थी जो आप आगे इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छे से पढ़ करके ही इसमें मेंशन करिएगा। लगभग आप समझिए कि 5 रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप मेंशन कर सकते हैं, और ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, आप कर दीजिए, लेकिन आपको पढ़ना भी पूरा पड़ेगा। उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी आपको मेंशन करना है कि क्या इम्पोर्टेंस है इस स्टडी की, क्यों आप इसको करना चाहते हैं। फिर देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस मतलब आप समझते हैं क्या होता है, यानी कि टेंटेटिव सॉल्यूशन, यानी आप इस टॉपिक पर आपको क्या लगता है कि जो आप रिसर्च कर लेंगे तो बाद में क्या रिजल्ट आ सकता है, ये आप हाइपोथेसिस में मेंशन करेंगे और इसी को ही आप टेस्ट करते हैं। जो आप लेके चल रहे हैं कि इसका ये मुझे आखिरी में ये चीज़ मिलेगा और क्या ये आपको मिला आखिरी में, तो आपकी अगर हाइपोथेसिस सही है तो वो एक्सेप्ट होगी, और नहीं है तो फिर जो दूसरी हाइपोथेसिस आप बनाए रहते हैं वो एक्सेप्ट होगी। एक नल होती है, एक अल्टरनेट होती है। और देखिए इस तरह से भी सिंपल हाइपोथेसिस भी लिखी जाती है, एक नल और अल्टरनेट की फॉर्म में लिखी जाती है और एक इस तरह से सिंपल हाइपोथेसिस लिखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी कि आप इस स्टडी में क्या करना चाहते हैं। ये जनरली टू फाइंड आउट से, टू एसेस से इस सेंटेंस की शुरुआत इसमें होती है ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स भी देखिए 4, 5, 6, 7, ये आपके ऊपर है, आप क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। कभी कभी इंटरव्यू के टाइम पर वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव भी अपना प्रपोजल में अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, यानी कि जो आप ये रिसर्च कर रहे हैं उसमें आप किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, रिसर्च का टाइप कौन सा होगा इसमें। उसके बाद क्वांटिटेटिव मेथड होगा या क्वालिटेटिव मेथड होगा, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, किस तरह से आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, क्या टेक्निक होगी, ये सारा कुछ आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग है चैप्टर्स की, यानी अब आपको चैप्टर्स के फॉर्म में डिवाइड करना है कि इस तरह से आपने प्लान किया है कि जब आप लिखेंगे थीसिस तो उसमें चैप्टर 1 ये रहेगा, चैप्टर 2 इस बात पे रहेगा, 3 पे ये रहेगा, 4 पे ये रहेगा। आपको इस तरह से चैप्टर लिखना है। देखिए इसमें 6 चैप्टर लिखा गया है, आप भी जिस तरह से आप प्लान किया है उस हिसाब से आप अपने चैप्टर्स को लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो आता है रेफरेंसेस, जो कि मस्ट है। रेफरेंसेस लिखना रिसर्च प्रपोजल में मस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप मेंशन करते हैं कि पूरे प्रपोजल में जो चीज़ें आपने लिखी है वो आपने कहाँ से ली है। देखिए साइटेशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई एक लाइन देकर कहीं से ली है तो कभी भी उसको अपना मानकर मत लिखिएगा। ये लिख दीजिए कि आपने किस वेबसाइट से लिया है, किस आर्टिकल से, किस जर्नल से ये आपकी लाइन ली हुई है। वो सारे कुछ आप रेफरेंसेस में लिखेंगे। रेफरेंस लिखने का भी देखिए बहुत से स्टाइल है, APA है, MLA है। आप देखिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है और उसी स्टाइल में आप रेफरेंस को लिखिए। ये लास्ट हेडिंग है जो आप रिसर्च प्रपोजल में लिखते हैं। यानी कि अब आपको रिसर्च प्रपोजल लिखने का तरीका मैं उम्मीद करती हूँ कि आ गया होगा कि क्या क्या हेडिंग्स आपको लिखनी है प्रपोजल में। एक
जिससे कि आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाए इंटरव्यू बोर्ड के थ्रू। आपको देखिए टॉपिक भी बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, टॉपिक सिलेक्शन इज़ नॉट ईजी। आप टॉपिक वही लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसको आप 4 साल 5 साल झेल सकते हैं और उसमें ही एक्सपर्टाइज अपनी कर सकते हैं, वही टॉपिक आप लीजिएगा। किसी के कहने पर मत आइएगा कि ये टॉपिक ले लो, ये वो टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो टॉपिक लीजिए और उस पर ही अपने रिसर्च को कंटिन्यू करिए। प्रीवियस साइट्स उस पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रिसर्च गैप भी पूछा रहता है कि रिसर्च गैप आपको क्या दिखा, क्या कमी आपको दिखी प्रीवियस रिसर्च में, जो आप चाहते हैं कि आप एक नया रिसर्च करेंगे और आप सोसाइटी को कुछ नया देंगे अपनी इस रिसर्च से। तो इसका भी ख्याल रखिए कि रिसर्च गैप भी ज़रूर देखिए कि आप इस पर क्यों करना चाहते हैं, प्रीवियस रिसर्च में क्या कमी थी जो आप अब उसको सोसाइटी को दिखाएंगे। तो इस तरह से आप एक अच्छा प्रपोजल बना सकते हैं। इंटरव्यू में आप किस तरह से तैयारी करके जाएं उसके लिए मैं अलग वीडियो ज़रूर डालूंगी, जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि इंटरव्यू में भी जाने से पहले बहुत ज़्यादा डर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि कैसे फेस करना है, किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाएंगे, किस तरह जवाब देना है। तो वो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं ज़रूर बना दूँगी। देखिए, मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च प्रपोजल हम कैसे लिखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बेल आइकन दिया होगा, उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।